मामा जान उसकी बात सुने बगैर कमरे से बाहर जा चुकी थी। आपने बहुत लंबा नॉवल एक्सर्प्ट भेजा है। इस हिस्से का इंग्लिश, रोमन, उर्दू, हिंदी वर्जन ये है। समरी इन इंग्लिश। कैथरीन ब्राउन ने सिर्फ 16 साल की उम्र में पहली बार अपना जिस्म बेचा था। उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे। माँ कैंसर से मर चुकी थी। घर का किराया और कर्ज उसके सर पर था। उसने सोचा था कि ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए होगा, कर्ज उतर जाएगा और फिर वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकेगी। लेकिन धीरे धीरे वो उस दलदल में फंस गई जहां से निकलना आसान नहीं था। उसकी माँ रूथ ब्राउन एक मेथडिस्ट फैमिली से थी। उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ एक पाकिस्तानी आदमी अलीम के साथ भाग कर शादी कर ली थी। रूथ ने इस्लाम भी कबूल कर लिया था, लेकिन अलीम ने लीगल पेपर्स मिलते ही उसे छोड़ दिया और गायब हो गया। रूथ की पूरी जिंदगी टूट गई। वो शराब की आदत में मुब्तला हो गई और कैथरीन की परवरिश ज्यादातर उसकी नानी ने की। कैथरीन बचपन से अपने पाकिस्तानी बाप के बारे में सुनती रही। माँ और नानी अक्सर उसके बाप और मुसलमानों को बुरा भला कहती थी, लेकिन इस सब के बावजूद कैथरीन के अंदर पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में क्यूरियोसिटी पैदा हो गई। जब कैथरीन 13 साल की थी तो उसकी नानी मर गई। घर बिक गया और वो अपनी माँ के साथ एक पुराने और उदास अपार्टमेंट में रहने लगी। गरीबी बढ़ती गई। फिर रूथ को स्टमक कैंसर हो गया। कैथरीन ने स्कूल छोड़ दिया और माँ की देखभाल करती रही। आखिरकार रूथ का इंतकाल हो गया और 16 साल की कैथरीन बिल्कुल अकेली रह गई। पैसों की सख्त ज़रूरत ने उसे पहले बार में काम करने पर मजबूर किया और फिर एक साथी लड़की के मशवरे पर वो पहली बार एक कस्टमर के साथ गई। उसने सोचा था कि ये टेम्पररी होगा, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद वो उस जिंदगी से निकल न सकी। 1 साल में उसने कर्ज तो उतार दिया, मगर अपनी रेपुटेशन खो बैठी। जहां भी नौकरी करती, लोग उसके माजी को जान लेते और उसे निकाल दिया जाता। आखिर उसने शहर छोड़ने का फैसला किया। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया होने वाला था जो उसके सारे फैसले बदल देता। और इसी मुकाम पर कहानी अगले मोड़ की तरफ बढ़ती है। अगर आप चाहे तो मैं इस पूरे एक्सेप्ट को बिल्कुल लाइन बाय लाइन नेचुरल इंग्लिश डबिंग स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। अगर आप इस नॉवल को इंग्लिश डबिंग स्टाइल में चाहते हैं तो इस हिस्से का नेचुरल कन्वर्जन कुछ इस तरह होगा। कैथरीन ब्राउन ने 16 साल की उम्र में पहली बार अपना जिस्म बेचा था। क्यों बेचा था? अगले 6 साल तक उसने खुद से ये सवाल नहीं पूछा। हाँ, जब वो पहली बार मज़र खान से मिली तो उसने ये सवाल अपने आप से ज़रूर पूछा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डस्की डैमज़ल के अलावा वो अपनी हर पहचान खो चुकी थी। रूथ ब्राउन एक मेथडिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, ऐसी फैमिली जहां लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी और जहां औरत का करियर के बारे में सोचना भी बुरा समझा जाता था। रूथ के बाप को इस बात पर फख्र था कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की थी जो ना वर्किंग गर्ल थी और ना ही ज़्यादा तालीम याफ्ता। शादी के बाद भी उसने अपनी बीवी को काम नहीं करने दिया था। वो एक मुकम्मल हाउसवाइफ थी। रूथ ने भी ऐसे ही माहौल में आंख खोली थी। थोड़ी बहुत तालीम हासिल करने के बाद वो उन मर्दों में से किसी एक से शादी की मुंतज़िर थी जिनसे उसके माँ बाप ने उसकी मुलाकात करवाई थी। लेकिन उससे पहले उसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी से हुई। वो समझ नहीं सकी कि उस शख्स की कौन सी बात उसे अपनी तरफ खींच लाई थी। बहरहाल घर से भागने के बाद उसने उसके साथ रहना शुरू कर दिया। रूथ की फैमिली के लिए ये किसी शौक से कम नहीं था। रूथ अपनी तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा डरपोक समझी जाती थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ किसी मर्द के साथ रहने लगेगी, और वो भी ऐसे शख्स के साथ जो ना उसके मजहब का था और ना उसके मुल्क का। रूथ अच्छी तरह जानती थी कि उसकी फैमिली कभी भी उस पाकिस्तानी शख्स से उसकी शादी कबूल नहीं करेगी। इसीलिए घर से भागने तक उसने अपने वालिदैन को उसके बारे में कुछ नहीं बताया। बाद में एक ख़ात लिखकर सब कुछ बता दिया और माफ़ी भी मांगी, लेकिन उस ख़ात का कभी कोई जवाब नहीं आया।
علیم نام کا وہ شخص بھی زیادہ عرصہ اس کے ساتھ نہیں رہا۔ روت نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اس سے ان کا رشتہ مضبوط ہو جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیتھرین کی پیدائش سے پہلے ہی علیم اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ دراصل وہ انگلینڈ میں اللیگل طور پر رہ رہا تھا اور اس شادی کے ذریعے اپنا قیام لیگل بنانا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس کے پیپرز بنے، وہ روت کو بتائے بغیر غائب ہو گیا۔ روت نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، اس کے دوستوں سے پوچھا، لیکن ہر کسی کا ایک ہی جواب تھا۔ کوئی کہتا وہ اٹلی چلا گیا ہے، کوئی کہتا اسپین میں ہے، کوئی کہتا فرانس شفٹ ہو گیا ہے، اور کوئی کہتا پاکستان لوٹ گیا ہے۔ دھیرے دھیرے روت کو احساس ہو گیا کہ اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ اس وقت روت صرف 21 سال کی تھی اور اس کی پوری زندگی ایک جھٹکے میں ٹوٹ چکی تھی۔ نہ وہ اپنی فیملی کے پاس جا سکتی تھی اور نہ ہی اکیلی جی سکتی تھی۔ کیتھرین کی پیدائش سے کچھ ہفتوں پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اسی وجہ سے اس کی ماں نے اسے واپس گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ کیتھرین نے بچپن سے صرف 2 عورتوں کو دیکھا تھا، اپنی ماں اور نانی کو، اور ان دونوں کو ہمیشہ لڑتے جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ روت حد سے زیادہ شراب پیتی تھی، رات بھر بار میں کام کرتی اور صبح گھر آ کر شراب پیتی رہتی۔ کیتھرین کی اصل پرورش اس کی نانی نے ہی کی تھی۔ کیتھرین کبھی سمجھ نہیں سکی کہ اس کی ماں اس سے محبت کرتی تھی یا نفرت۔ روت اپنی زندگی کے اس دھوکے کو کبھی بھلا نہیں سکی تھی، اور علیم کے جانے کے بعد وہ خود کو بھی سنبھال نہیں پائی۔ کبھی کبھی روت کیتھرین کو اپنے ساتھ باہر لے جاتی تھی، لیکن راستے میں اگر کوئی مسلم یا ایشین نظر آ جاتا تو وہ اچانک زور زور سے گالیاں دینے لگتی، چلاتی اور کبھی کبھی اس پر تھوک بھی دیتی تھی۔ کیتھرین کو اپنی ماں کے ساتھ باہر جانے سے ڈر لگتا تھا۔ اسے ہر وقت اس ہنگامے کا خوف رہتا تھا جو اس کی ماں کہیں بھی کھڑا کر سکتی تھی۔ روت نے علیم سے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن علیم کے چلے جانے کے بعد نہ وہ مسلم رہی تھی اور نہ ہی کرسچن۔ کیتھرین نے اپنی 16 سال کی زندگی میں اسے کبھی عبادت کرتے نہیں دیکھا تھا۔ "There is no God" یہ وہ جملہ تھا جو کیتھرین نے روت کے منہ سے بار بار سنا تھا، اور جب وہ اپنی نانی کے ساتھ چرچ میں بیٹھی ہوتی تھی تب بھی یہی الفاظ اس کے ذہن میں گھومتے رہتے تھے۔ بچپن سے ہی وہ اپنے مسلم اور پاکستانی باپ کے بارے میں بہت کچھ سنتی آئی تھی۔ جب روت حد سے زیادہ شراب پی لیتی تھی تو وہ مسلمانوں کو گالیاں دیتی اور چلاتی رہتی تھی۔ جب نانی اسے اس حالات میں دیکھتی تو وہ بھی اس کا ساتھ دینے لگتی، اور کیتھرین چپ چاپ اپنے بستر پر لیتی سب کچھ سنتی رہتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے اپنے باپ سے نفرت تھی یا نہیں، اور اگر کبھی وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ کیا کرتی۔ لیکن ایک بات بالکل صاف تھی، اسے اسلام اور پاکستان کے بارے میں گہری دلچسپی ہونے لگی تھی۔ شاید یہ سب لاشعوری طور پر ہو رہا تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر اس چیز کو پسند کرنے لگی تھی جسے اس کی ماں اور نانی ناپسند کرتی تھی۔ جب کیتھرین 13 سال کی ہوئی تو اس کی نانی کا انتقال ہو گیا۔ تب اس نے پہلی بار زندگی کی اصلی مشکلات کو محسوس کیا۔ گھر فیملی پراپرٹی تھا۔ روت اور اس کے بہن بھائیوں نے اسے بیچ کر پیسے آپس میں بانٹ لیے۔ اس کے بعد روت کیتھرین کو ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں لے آئی۔ وہ جگہ ٹھنڈی، اندھیری اور ڈراونی تھی۔ بلڈنگ دھیرے دھیرے خالی ہو رہی تھی، اور روت شراب کے خرچ کے بعد اتنے پیسے بچا ہی نہیں پاتی تھی کہ کوئی بہتر جگہ لے سکے۔ اپارٹمنٹ اسکول سے اتنا دور تھا کہ کیتھرین نے اسکول ہی چھوڑ دیا۔ ویسے بھی وہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھی۔ اگر روت تھوڑی سی توجہ دیتی تو شاید اس کا ایڈمیشن کسی قریبی اسکول میں ہو جاتا اور وہ اپنی تعلیم پوری کر لیتی۔ لیکن ان دنوں روت کی شراب نوشی اپنے عروج پر تھی۔ دھیرے دھیرے گھر میں فاقوں کی نوبت آ گئی۔ تب پہلی بار کیتھرین نے گھر سے نکال کر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ مہینے اس نے ایک فیکٹری کے پیکنگ ڈپارٹمنٹ میں کام کیا۔ پھر روت بیمار ہو گئی اور کیتھرین نے اس کی دیکھ بھال کے لیے نوکری چھوڑ دی۔ اسے لگتا تھا کہ روت جلدی ٹھیک ہو جائے گی
اور پھر وہ کوئی اور جاب ڈھونڈ لے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ روتھ کو سٹمک کینسر تھا، اور جب تک اس کی تشخیص ہوئی بیماری لاسٹ سٹیج تک پہنچ چکی تھی۔ اسی دوران اس کی بار والی جاب بھی چلی گئی۔ اگلے 6 مہینے کیتھرین نے اپنی ماں کو دھیرے دھیرے گوشت اور خون سے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بنتے دیکھا۔ روتھ ہر وقت درد سے کراہتی رہتی تھی، اور جب پین کلرز کا اثر کم ہوتا تو وہ صرف ایک ہی جملہ دہراتی رہتی: اس نے مجھے برباد کر دیا۔ کیتھرین میں کبھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پوچھ سکے کس نے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں کو کس نے برباد کیا تھا۔ ان 6 مہینوں میں کیتھرین نے اپنی ماں کی جتنی دیکھ بھال کر سکتی تھی کہ شاید وہ کسی طرح روتھ کو یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ جیسی نہیں ہے۔ اس کی رگوں میں اس کا خون تھا، چہرے پر اس کی شکل تھی، لیکن وہ روتھ کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جائے گی جیسے علیم چلا گیا تھا۔ لیکن ماں کی موت کے بعد بھی اس کے سر پر قرض کا بوجھ موجود تھا۔ ایسی ہی مجبوریوں کے دوران بار میں کام کرنے والی ایک لڑکی کے مشورے پر وہ پہلی بار ایک کسٹمر کے ساتھ گئی۔ کچھ گھنٹوں کے بدلے ملنے والے پیسے اتنے نہیں تھے کہ اس کی ساری مشکلات ختم کر دیتے، لیکن ان پیسے سے اس کی کچھ بنیادی ضرورتیں پوری ہو گئی۔ بہت عرصے بعد اس نے پیٹ بھر کر اچھا کھانا کھایا، ایک پرانا سویٹر خریدا، اور پھر گھر آ کر پوری رات روتی رہی۔ جسم میں جانے والا کھانا اور بدن پر پہنا ہوا کپڑا ہر نقصان کا معاوضہ نہیں بن سکتا، لیکن کئی بار یہی 2 چیزیں انسان کو ایسے راستے پر ڈال دیتی ہیں جہاں سے واپس لوٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف تھوڑے عرصے کی بات ہے، میں سارا قرض ادا کر دوں گی، پھر اس کے بعد مجھے یہ کام کبھی نہیں کرنا پڑے گا۔ میں کسی بہتر جگہ پر کام تلاش کر لوں گی، میرا ایک بوائے فرینڈ ہوگا، میں اس کے ساتھ رہوں گی، ہم دونوں شادی کر لیں گے، پھر میں کام نہیں کروں گی، گھر پر رہوں گی، اپنے بچوں کی پرورش کروں گی، یہ سب کچھ بھول جاؤں گی، میری زندگی میں دوبارہ ایسا وقت کبھی نہیں آئے گا۔ اگلی صبح کام پر جاتے ہوئے اس نے اپنا منہ دھوتے ہوئے سوچا تھا۔ یہ اس کی خوش فہمی تھی۔ وہ جس دلدل میں پیر رکھ چکی تھی، وہ دلدل آسانی سے کسی کو اپنے اندر سے نکالنے نہیں دیتی۔ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا، وہ اپنے ہر گراہک کے ساتھ جاتے ہوئے خود کو یہی تسلی دیتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی خدمت نے اس کی ماں کی تکلیف کو کتنا کم کیا یا بڑھایا، مگر وہ آخری دنوں میں کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی۔ کمرے میں کام کرتے، ادھر سے ادھر جاتے، کیتھرین اس کی نظروں کو مسلسل خود پر لٹکے ہوئے پاتی۔ 37 سال کی عمر میں جب روتھ کا انتقال ہوا، اس وقت کیتھرین کی عمر صرف 16 سال تھی۔ ماں کی وفات کے چند دن بعد اس نے اسی بار میں کام کرنا شروع کر دیا جس بار میں اس کی ماں کام کرتی تھی۔ 6 مہینے کے اس عرصے میں جب وہ روتھ کی دیکھ بھال کے لیے مستقل طور پر گھر رہی، اس کی مالی حالات بہت کمزور ہو گئی تھی۔ اس پر گھر کے کرائے سمیت بہت سے واجبات اکٹھے ہو گئے تھے۔ بار میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دن کے وقت ایک اور جگہ کام کرتی، مگر اس کا خیال تھا کہ بہت جلد وہ یہ سب کچھ چھوڑ دے گی۔ یہ تکلیف دہ دور اس کے ماضی کا حصہ بن جائے گا۔ 1 سال کے عرصے میں وہ خود پر واجب الادا سارا قرض اتارنے میں کامیاب ہو گئی، مگر تب تک وہ اس علاقے میں اپنی ریپوٹیشن کھو چکی تھی۔ وہ اپنے اس حوالے سے پہچانی جاتی تھی جس حوالے کو وہ بھولانا چاہتی تھی۔ اس نے بار چھوڑ کر ایک سٹور میں سیلز گرل کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا، مگر اس کا ماضی اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ ہر جگہ یوز سے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ضرور مل جاتا جو اس کے پرانے پیشے کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوتا، یا کے بعد دیگر یوز سے کئی جگہوں سے نکالا گیا۔ یوز سے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ اس علاقے میں رہتے ہوئے وہ اب کسی بے عزت زندگی کا خواب دیکھ سکتی ہے، نہ کسی بوائے فرینڈ کا۔ کیتھرین نے وہ شہر چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا، مگر اس شہر کو چھوڑ دینے سے پہلے اس کے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا جس نے اس کے سارے فیصلے بدل دیے۔ تریکی میں اپنے پیروں کے ساتھ سیڑھیوں کو ٹٹولتے ہوئے وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ سیڑھیاں بہت ہموار اور چکنی تھی۔
वो पैरों से उनकी लंबाई और चौड़ाई को नापते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने सीढ़ियों पर कदम रखते हुए सीढ़ियों की साख्त के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसका ख्याल था कि वो सीढ़ियां मार्बल की है। उसका सफ़र जारी था। ठंडी हवा के झोंकों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था। उस रात वो घर वापस आया। अपने बेडरूम में आकर वो टाई खोल रहा था जब मुलाजिम अंदर आया। उसके हाथ में अखबार में लिपटी हुई कोई चीज़ थी। बेगम साहिबा ने आपके लिए ये भेजवाई है। ड्राइवर दोपहर को देकर गया था। ये क्या है? वो हैरान हुआ। पता नहीं, मेरा ख्याल है कोई तस्वीर होगी। मुलाजिम ने वो चीज़ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। तस्वीर को देखकर जुल-ईद उलझा और फिर उसके जहन में धमाका हुआ। वो डोरी काटने लगा। उसे याद आ गया था, ये यकीनन उस आर्टिस्ट की बनाई हुई कोई पेंटिंग होगी जिसके बारे में उसने मम्मी को ताकीद की थी। उसने अखबार हटाया और वो मबहूत हो गया था। बेख्तियार उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नुमायां हुई। उसे यूं लगा जैसे उसकी थकान यकदम कहीं गायब हो गई हो। उसने तस्वीर को उठाकर एक कुर्सी के हाथों पर टिका दिया और खुद दूर बैठकर उसे देखने लगा। फ्रेम के बगैर भी वो तस्वीर उस कमरे में बहुत नुमायां लग रही थी। तस्वीर का बैकग्राउंड इस बार भी सियाह था और यूं लग रहा था जैसे वो सियाह रंग आसमान को जाहिर कर रहा हो। नीले रंग की जमीन दिखाई दे रही थी जिसमें जगह जगह दरारें थीं। ऐसा लगता था जैसे खुश्क साली की वजह से जमीन फटना शुरू हो गई थी। उस जमीन के बिल्कुल दरमियान में बहुत घनी बैल बाल खाती हुई ऊपर आसमान की तरफ जाती नजर आ रही थी। वो बैल जमीन में पायवास थी, मगर जमीन से कुछ ऊपर तक उस बैल पर एक भी पत्ता नहीं था। सिर्फ बैल की आपस में लिपटी हुई बरहाना शाखें नजर आ रही थी। फिर कुछ ऊपर चंद छोटे छोटे ताज़ा सब्ज पत्ते नजर आने लगे थे, और ज्यों-ज्यों बैल आसमान की तरफ जा रही थी, पत्तों की तादाद और साइज बढ़ता गया था। ताज़ा सब्ज रंग अब गहरा सब्ज हो गया था। यूं लग रहा था जैसे ऊपर आसमान से कोई सफ़ेद रोशनी इस बैल के बिल्कुल ऊपर पड़ रही थी, और जहां तक वो रोशनी पहुंच रही थी वहां तक बैल सरसब्ज हो गई थी। या फिर शायद उस रोशनी की वजह से बैल नीचे से ऊपर के बजाय ऊपर से नीचे की तरफ शादाब होना शुरू हुई। सियाह बैकग्राउंड में ऊपर से बैल के सब्ज घने पत्तों पर पड़ने वाली दूधिया रोशनी और सब्ज पत्तों के दो मुख्तलिफ शेड्स ने इस तस्वीर में कोई अजीब सा तासुर पैदा कर दिया था। जुल-ईद उठकर तस्वीर के पास गया और उसका कैप्शन देखने लगा। बिलीफ, ईमान। वो खड़ा होकर एक बार फिर इस तस्वीर और इस कैप्शन का आपस में ताल्लुक वज़ह करने की कोशिश करने लगा। डिज़ायर एंड बिलीफ, मिस्टिसिज्म, मेटाफिज़िक्स, मारिफत या इल्म मौजूद। वो मुस्कुराने लगा। बेड पर पड़ा हुआ मोबाइल उठाकर उसने मम्मी का नंबर मिलाया। सलाम दुआ के बाद नुज़हत ने उसे तस्वीर के बारे में पूछा। मॉम, थैंक यू वेरी मच। वो मुझे मिल गई है। कैसी लगी तुम्हें? मॉम, ये मैं नहीं बता सकता। हर चीज़ की तारीफ़ करना मुमकिन नहीं होता, मगर मैं चाहता हूँ कि आप पेंटर का पता करें। मैं मिसेस सामी से बात करूँगी। उन्हें पता होगा कि ये पेंटिंग कहाँ से आई है। इसकी क्या कीमत थी? वही 2000 रुपये। आज ही लेकर आई हूँ मैं, नुज़हत ने बताया। इट्स डिप्लोरेबल। ये इंतहाई अफसोसनाक है। ये आर्टिस्ट क्या कर रहा है? अपने काम को कौड़ियों के भाव बेच रहा है। बुरी से बुरी पेंटिंग भी किसी आर्ट गैलरी में रखी हो तो अच्छी कीमत लग जाती है उसकी। जुल-ईद को वाकई अफसोस हो रहा था। हो सकता है कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो, इसलिए वो इस तरह अपनी तस्वीरें बेच रहा है। आर्ट गैलरीज वालों को तो तुम्हें पता ही है, किसी छोटे मोटे आर्टिस्ट को कहाँ पूछते हैं और फिर नकाद रकाम कहाँ देते हैं। जब पेंटिंग बिकती है तभी अदायगी करते हैं, नुज़हत ने तफसील से बताया। बहरहाल आप मुझे इस आर्टिस्ट का पता करके बताएं। ठीक है, सुबह मिसेस सामी से बात करूंगी, नुज़हत ने कहा। जुल-ईद ने खुदा हाफिज कहकर मोबाइल बंद कर दिया। वो एक बार फिर उस तस्वीर को देखने लगा। नुज़हत ने दूसरे दिन मिसेस सामी से बात नहीं की। वो भूल गई थी कि जुल-ईद ने उनसे कोई काम कहा है। दूसरी तरफ जुल-ईद को भी उन्हीं दिनों सिंगापुर जाना पड़ा। वहाँ से वो फैक्ट्री की कुछ मशीनरी खरीदने के लिए कोरिया चला गया।
1 डेढ़ महीने बाद जब वो वापस आया तो ईपीबी की तरफ से बैरून मुल्क होने वाले कुछ तिजाराती मेलों की तारीफें आ चुकी थीं। वो उनमें मसरूफ़ हो गया। वो 2 तस्वीरें बिल्कुल तौर पर उसके जहन से निकल गईं। क्लब में दोबारा कोई पेंटिंग नहीं आई जिसे नुज़हत खरीदती, और जुल ईद को दोबारा वो आर्टिस्ट याद नहीं आया। मामा जान के साथ ये उसका पहला इख्तिलाफ नहीं था। उसकी पूरी ज़िंदगी ही इख्तिलाफ़ात से भरी हुई थी। वो ज़िंदगी में कभी भी अपने माहौल से मुतमईन नहीं रही थी। उसकी बुनियादी वजह मरियम का ये ख़याल था कि उनका ये माहौल बेहतर हो सकता था अगर मामा जान, और ये एहसास ये उसे हमेशा तकलीफ़ पहुंचाता रहा। ज्यों ज्यों वो उम्र की सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, उसका ये डिप्रेशन बढ़ता जा रहा था। उसे खुद से वाबस्ता हर चीज़ से नफ़रत थी, अपने माहौल से, अपने घर से, वहाँ मौजूद चीज़ों से, इस मोहल्ले के लोगों से, उन टूटी गलियों से, अपने सब्ज़ी और फल फरोश बाप की उस दुकान से जो उसके घर के रास्ते में आती थी। वहाँ से गुज़रते हुए उसकी हथेलियों में पसीना आ जाता और चेहरा सुर्ख हो जाता। उसने वहाँ से गुज़रते हुए कभी सर उठाकर उस दुकान पर मौजूद शख्स को देखने की कोशिश नहीं की। वो जहाँ तालीम हासिल करने जाती थी, वहाँ उसके बाप का ये पेशा कितने लोगों को कहकाहे लगाने पर मजबूर कर सकता था। वो अंदाज़ा कर सकती थी, मैं इनमें से नहीं हूँ, मैं इनमें से हूँ ही नहीं। वो हर दफ़ा इस मोहल्ले से, इस दुकान के सामने से गुज़रते हुए एक मंत्रा की तरह ये अल्फाज दोहराती रहती जैसे किसी जादू का तोड़ कर रही हो। फिर जब उसके बाप की वफ़ात हो गई तो उसे अपने अंदर एक बहुत कमीना सा इत्मीनान महसूस हुआ। कम अज़ कम उसे शर्मिंदा करने वाली चीज़ों में से एक की कमी हो गई थी। अब कभी उसे इस सब्ज़ी की दुकान के सामने से गुज़रते हुए इस तरह सर नहीं झुकाना पड़ेगा, क्योंकि इस दुकान के तामीर से अब उसका कोई ताल्लुक़ नहीं रहा था। मगर उसके लिए काबिल एतराज़ चीज़ों की लिस्ट बहुत लंबी थी, और शायद ये लिस्ट लंबी ही रहती अगर एनसीए में ग्रेजुएशन के आखिरी साल उसे इन तमाम चीज़ों से फ़रार का मौका अपने सामने नज़र आना शुरू न हो जाता। उसकी ज़िंदगी में बहुत गैर मामूली हालात में एक शख्स आ गया था, और उस शख्स की आमद ने उसके लिए हर चीज़ को बदल कर रख दिया। क्या बंदा है यार! आयज़ा दुरानी की आवाज़ में रश्क था या सताइश, मरियम को अंदाज़ा नहीं हुआ, लेकिन उसने गर्दन मोड़कर उधर ज़रूर देखा जिस सिमत वो देख रही थी। उनसे चंद फुट के फासले पर नेवी ब्लू टी शर्ट और सियाह जीन्स में मलबूस एक दराज कदे शख्स अल्लाह हबीब और सोफिया आली के साथ बातों में मशगूल था। वेरी गुड लुकिंग यार! मारिया ने हल्की सी सीटी के साथ आयज़ा की बात की तायीद की। मरियम ने अपने दिल में एतराफ़ किया कि उन दोनों की तारीफ़ बेजा नहीं थी। वो शख्स वाकई बहुत हैंडसम था। एनसीए में वो रोज़ ऐसे बहुत से चेहरे और लोग देखती थी जिन्हें बार बार देखने को दिल चाहता है, या फिर जिन पर नज़र बेख्तियार टिक जाती है। मगर इस शख्स में खूबसूरती के अलावा वक़ार भी था। उसके खड़े होने का अंदाज़, चेहरे और हाथों की हरकत में अजीब सा ठहराव था। मरियम ने उसके चेहरे से नज़रें हटा ली। वो एक बार फिर अपने हाथ में पकड़ी हुई असाइनमेंट देखने लगी, मगर उसे एहसास हो गया था कि अब ये काम मुमकिन नहीं रहा। उसकी तवज्जो बुरी तरह बट चुकी थी। सोफिया आली दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है, आयज़ा दुरानी ने बिल आखिर एक गहरी सांस लेते हुए कहा। क्यों? ये अचानक उसकी खुशकिस्मती का इंकिशाफ कैसे हुआ तुम पर? मारिया ने एक बार फिर चिप्स खाने शुरू कर दिए। अगर कॉलेज में 20 अच्छे चेहरे हों और उनमें से 19 सोफिया के दीवाने हों, तो यकीनन उसे खुशकिस्मती के अलावा और क्या कहा जा सकता है? आयज़ा दुरानी ने चिप्स के पैकेट में हाथ डालते हुए कहा। और इससे भी दर्दनाक बात यह है कि कॉलेज में आने वाला हर हैंडसम शख्स किसी न किसी हवाले से सोफिया से मुंसलिक होता है। अब इसी शख्स को देख लो, तुमने आज पहली बार इसे देखा है, और वो भी सोफिया के साथ। मानना पड़ेगा कि सोफिया में कोई ऐसी बात है जिसने उसे हेलेन ऑफ ट्रॉय बनाया हुआ है। कॉलेज भरा हुआ है खूबसूरत लड़कियों से, मगर सोफिया सोफिया है। अगर कॉलेज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो तो मुझे यकीन है कि
English transliteration. Title: सोफिया ही जीतेगी। आयजा दुरानी बड़े खुले दिल से सोफिया की तारीफ कर रही थी। मरियम के लिए असाइनमेंट को देखना और भी मुश्किल होता जा रहा था। अभी भी देखो किस कदर मुश्किल है इस बंदे के लिए सोफिया के चेहरे से नज़र हटाना। आयजा एक बार फिर कह रही थी। मरियम ने सर उठाकर उन लोगों की तरफ देखा। वो शख्स सोफिया पर नज़रें जमाए हुए था। वो वाकई किसी और चीज़ की तरफ मुतवज्जह नहीं था। वैसे मुझे लग रहा है मैंने इस शख्स को पहले कहीं देखा है, मगर कहाँ? आयजा ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा। कमाल है, तुम्हें भी यही लग रहा है। मुझे भी यही महसूस हुआ था जैसे मैं इस शख्स को पहले कहीं देख चुकी हूँ। मरिया ने कहा। क्यों मरियम, तुम्हें भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे तुम इस शख्स को पहले देख चुकी हो? इस बार आयजा ने मरियम को मुखातिब किया। वो तीनों कॉलेज के कॉरिडोर की सीढ़ियों में बैठी हुई थी। पता नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया और एक बार फिर अपनी तवज्जह असाइनमेंट पर कर ली। मेरा ख्याल है वो जा रहा है, आयजा ने कॉमेंट्री की। वो शख्स अब सोफिया से हाथ मिला रहा था। फिर वो लंबे लंबे दाग भरते हुए उनके बिल्कुल सामने से गुजरा। उसके बाएं हाथ में एक मोबाइल था जिस पर वो चलते हुए कोई नंबर डायल कर रहा था। उनके पास से गुजरते हुए उसने उन लोगों की तरफ एक सरसरी नज़र डालने की भी जहमत नहीं की। उस पास से देखने पर मरियम को एकदम एहसास हुआ जैसे वो भी उसे पहले कहीं देख चुकी है। यार, ये बंदा दूर से जितना खूबसूरत नज़र आ रहा था, पास से उससे ज़्यादा खूबसूरत है। आयजा दुरानी ने दूर जाते हुए उस शख्स की पुश्त पर नज़रें जमाते हुए कहा। हेलो सोफिया। मरिया ने यकदम सोफिया को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। वो और नायला मुस्कुराती हुई उनकी तरफ आने लगे। मैं सोफिया से उसके बारे में पूछती हूँ, मरिया ने आयजा से कहा। ये कौन था यार? उसके करीब आते ही आयजा ने सवाल दाग दिया। ये जुलैद अवाब है, मेरा कज़न है। सोफिया ने कुछ फखरिया अंदाज में तारुफ करवाया। सिर्फ कज़न या कुछ और भी? आयजा की बात पर सोफिया बेख्तियार दिलकश अंदाज में मुस्कुराई। नहीं, अभी तो कज़न है, आगे का पता नहीं। यानी चांसेस है? आयजा मुकम्मल तहकीक के मूड में थी। चांसेस तो हमेशा ही होते हैं, सोफिया ने बड़े स्टाइल में कहा। इसको पहले यहाँ भी नहीं देखा? मरिया ने पूछा। नहीं, कुछ साल पहले उसने यहाँ एडमिशन लिया था, फिर चंद माह बाद एनसीए छोड़कर कराची चला गया। वहाँ इंडस वैली से उसने ग्रेजुएशन टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में की। 1-1.5 साल से अंकल की टेक्सटाइल फैक्ट्री चला रहा है। सोफिया ने तफसीली तारुफ करवाया। हमें दरअसल ये लग रहा था कि हमने इसे पहले देखा है। मरिया ने वजाहत की। ज़रूर देखा होगा, कभी कभी मॉडलिंग करता है। 2-3 साल पहले तो अच्छी खासी मॉडलिंग की थी उसने। अब जब से बिजनेस कर रहा है तब से छोड़ दी है, सोफिया ने कहा। हाँ ठीक है, इसको किसी मैगज़ीन में देखा होगा। हम लोग यही सोच रहे थे कि इसका चेहरा हमें इतना शनासा क्यों लग रहा है। आयजा को जैसे इत्मीनान हुआ। अभी भी एक फैशन शो करवा रहा है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। यहाँ एनसीए में आता जाता रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स की ज़रूरत है यहाँ जो इस सिलसिले में उसके साथ काम कर सके। एक प्रोजेक्ट है जो वो करवाना चाह रहा है। तुम लोगों को अगर दिलचस्पी हो तो मैं मिला सकती हूँ। आयजा और मरिया एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किस तरह का प्रोजेक्ट है? आयजा ने पूछा। ये मुझे नहीं पता, मैंने इस बारे में बात नहीं की। तुम लोग तफसीलात खुद पूछ सकती हो।